माननीय सभापति महोदय, इस समाज का भी मैं भी हिस्सा हूं और मैं जानता हूं कि वो पुलिस में बैठा हुआ आदमी जो जांच कर रहा है, वो अपनी जातिवादी मानसिकता को अलग रखकर के जांच नहीं कर रहा है, वो उस सोच को अलग रख के जांच नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में वही शोषण की मानसिकता है, वही हिकारत का भाव है और उसी नजरिए से जांच करने के कारण ये इतना बड़ा आंकड़ा माननीय सभापति महोदय हमें देखने को मिलता है। जब तक लोगों की माननीय सभापति महोदय मानसिकता नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, ये भाव नहीं बदलेगा कि जन्म के कारण आप बड़े नहीं हो, जाति के कारण बड़े नहीं हो, तब तक ये समाज वैसा नहीं बन सकता जैसी बाबा साहब ने अपने सिद्धांतों, उसूलों और अपने दिए हुए उस संविधान के माध्यम से माननीय सभापति महोदय कल्पना की थी। संविधान सभा में भी जब राज्य और अल्पसंख्यक का मसौदा का प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की वकालत की थी और प्राइवेटाइजेशन का तब भी विरोध किया था। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सरकारों का काम व्यवसाय करना नहीं है। और ये जो 3 कानून लाए, ये मैंने अंबेडकर के लिखे हुए आर्टिकल के अंश पढ़े हैं, उनके विचार पढ़े हैं। अंबेडकर के विचारों को नष्ट करने वाले तीनों कानून हैं। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में वो संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। किन मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पालता है, किन मुश्किल हालात में अपने बच्चों को पढ़ाता है। और जब हम शासन का नजरिया देखते हैं, मैं राजस्थान पुलिस की एक प्रेस वार्ता का अंश मैंने पढ़ा था। शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में जो केसेस हुए, दर्ज हुए शेड्यूल कास्ट की तरफ से 7017, और उसमें एफआर कितनी हुई 2959, 40.0% फेक। एसटी की तरफ से जो केसेस रजिस्टर्ड हुए 2020 में 1878, एफआर कितनी हुई 752, 42.17% फेक। माननीय सभापति महोदय, इस समाज का भी मैं भी हिस्सा हूं और मैं जानता हूं कि वो पुलिस में बैठा हुआ आदमी जो जांच कर रहा है, वो अपनी जातिवादी मानसिकता को अलग रख करके जांच नहीं कर रहा है, वो उस सोच को अलग रख के जांच नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में वही शोषण की मानसिकता है, वही हिकारत का भाव है और उसी नजरिए से जांच करने के कारण ये इतना बड़ा आंकड़ा माननीय सभापति महोदय हमें देखने को मिलता है। जब तक लोगों की माननीय सभापति महोदय मानसिकता नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, ये भाव नहीं बदलेगा कि जन्म के कारण आप बड़े नहीं हो, जाति के कारण बड़े नहीं हो, तब तक ये समाज वैसा नहीं बन सकता जैसी बाबा साहब ने अपने सिद्धांतों, उसूलों और अपने दिए हुए उस संविधान के माध्यम से माननीय सभापति महोदय कल्पना की थी। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया। माननीय सभापति महोदय, मैं उनका एक आर्टिकल जो 1918 में छपा, फार्मिंग एंड फार्म होल्डिंग्स, उसका एक छोटा सा अंश आपको पढ़ के सुना। अगर हम लोग उनके उसूलों, उनके सिद्धांत पर चले होते तो आज देश में जिस तरह का असंतोष है, जिस तरह की असमानता है, वो शायद हमको देखने को नहीं मिलती। और एक जिस राम राज्य की कल्पना हमारे पूर्वज करते रहे, अगर बाबा साहब के दिए हुए उसूल और उनके सिद्धांतों पर चले होते तो आप और हम सब लोग उसको साकार हुआ वो देखते। अंबेडकर ने लिखा है कि इंडस्ट्रीज शुड बी ओन्ड एंड रन बाय द स्टेट and that agriculture should be owned and run by the state and that agriculture should be a state industry। और उतना ही नहीं, 1927 के अंदर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उन्होंने स्पीच दिया, उसका अंश में पढ़ के आपको सुना रहा हूं। He also warned of the ills of capitalism, arguing that unfettered capitalism could turn into a force of oppression
एंड एक्सप्लॉयटेशन। और उसके बाद भी सभापति महोदय, संविधान सभा में भी जब राज्य और अल्पसंख्यक का मसौदा का प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की वकालत की थी और प्राइवेटाइजेशन का तब भी विरोध किया था। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सरकारों का काम व्यवसाय करना नहीं है। और ये जो 3 कानून लाए, ये मैंने अंबेडकर के लिखे हुए आर्टिकल के अंश पढ़े, उनके विचार पढ़े। अंबेडकर के विचारों को नष्ट करने वाले तीनों कानून हैं। अंबेडकर और नेहरू की जोड़ी ने जो शुरुआत की है, सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया उन्होंने, और इसलिए खड़ा किया कि सरकार का, जनता का धन भी उसमें लगे और देश का त्वरित औद्योगिक विकास हो और लोगों के जीवन का उत्थान हो। आज सरकार किस नीतियों पर चल रही है? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और कर क्या रहे हैं? एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पवन हंस, बीपीसीएल, 15,000 पेट्रोल पंप है माननीय सभापति महोदय भारत पेट्रोलियम के। कितनी गैस एजेंसियां हैं? सारे कौड़ियों के भाव उनको देने का प्लान लेकर के आए। इस साल में तय किया है 1,75,000 करोड़ रुपए की सरकारी कंपनियों को बेचेंगे। माननीय सभापति महोदय, वो मतदाता जो इस उम्मीद में, देशभक्ति के जुनून में इनके साथ आया, आज क्या हालात बना दिए कि हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की हुकूमत पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाने का प्रपंच रच के देश का वातावरण तो खराब कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए हमारे उन भाइयों को छत मिले, इसके लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए उन विस्थापितों को जोधपुर के अंदर विनोबा भावे नगर बसा करके उनको वहां पर बसाने का फैसला किया, उनको रियायती दर पर आवास देने का निर्णय किया। इसके साथ ही कलाकारों के लिए अलग से कोष की स्थापना। बहुत सी हमारे यहां माननीय सभापति महोदय ऐसी जातियां हैं जो शराब का धंधा करती है, घर में ही शराब बनाती है, घर में ही बेचती है, वो उनकी आजीविका का साधन है। सालों से वो लोग यही काम करते आए, लेकिन उन सारे लोगों को वहां से निकाल करके मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ने का ऐसा अवसर कैसे दिया जाए, ये भी अशोक गहलोत साहब ने सोचा। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रत्याशी के रूप में, तब उन्होंने वायदा किया था कि देश के किसानों का मैं कर्जा माफ करूंगा। 7 साल में फूटी कौड़ी इन्होंने माफ नहीं की। आज लोग मनमोहन सिंह को याद करते हैं कि उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। और अभी मातृकुंडिया के अंदर जो कांग्रेस का किसान सम्मेलन हुआ, उदयलाल जी आंजना साहब बैठे नहीं है, उसमें अशोक गहलोत साहब ने फिर ऐलान किया है कि किसानों का राष्ट्रीयकृत कर्जों का कर्जा माफ करने के लिए भारत सरकार आगे आए। वन टाइम सेटलमेंट में अगर भारत सरकार आगे आती है, बैंक आगे आते हैं, बैंक तैयार होते हैं, तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पैसे भरने को तैयार हूं। एक पत्रकार ने वाराणसी के गांव में माननीय सभापति महोदय एक खबर छापी कि मिड डे मील के अंदर स्कूल के बच्चों को रोटी के साथ नमक दिया गया। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। खबर छपी, उस पत्रकार पवन कुमार जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और माननीय सभापति महोदय जो सोर्स था खबर देने वाला, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। वो पत्रकार पवन कुमार जायसवाल घबरा गया, दिल्ली चला गया, कई दिन तक दिल्ली के अंदर छुपा हुआ रहा।
और कोर्ट से उसको इंटरिम बेल मिल गई, लेकिन वो जो सोर्स था खबर का जिसने ये जानकारी दी कि स्कूल के अंदर बच्चे को रोटी के साथ नमक वितरित किया जा रहा है, उसको माननीय सभापति महोदय उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में एक पत्रकार के द्वारा ये खबर छापना भी गुनाह है। माननीय सभापति महोदय, दुनिया भर के अखबारों में लिखा गया, इंदौर के अंदर एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन अपना कार्यक्रम करने वाला था। उसने अपना कार्यक्रम किया नहीं, करने वाला था। बीजेपी के एक एक्स एमएलए का लड़का पहुंच गया, झगड़ा करने लग गया। उन्होंने कहा कि अभी हमने प्रस्तुति नहीं दी है। कुछ लोग देखने भी आए थे, बॉम्बे से देखने आए थे, कुछ इंदौर से देखने आए थे। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया, और वो जो देखने आए थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। देश के अंदर कुछ लिखना, कुछ बोलना क्या अपराध है? मैं आपको याद दिलाऊंगा दिशा रवि क्या किया। एक खुला डॉक्यूमेंट था इंटरनेट पर, उसको उसने फॉरवर्ड करने का काम किया। कौन सा गुनाह है उसमें? लेकिन आप कल का वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, दुनिया भर के अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, वॉशिंगटन पोस्ट और द इकोनॉमिस्ट ने भारत में लोकतंत्र और सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों पर प्रहार को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन पॉप सिंगर रिहाना के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ने वाली सरकार इस बार चुप है। कारण यह है कि इन पत्रिकाओं ने जो कुछ लिखा है वह सच है। वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय बोर्ड ने लिखा है कि भारत के लोकतंत्र के दावे पर सवालिया निशान लगाया जाना चाहिए। अखबार ने यह शीर्षक उस रिपोर्ट में लगाया है जिसमें भारत के इन दिनों के हालात, शासन प्रशासन की व्यवस्था आदि का आकलन किया गया है। इनमें संसद में बिना वोटिंग के पास किए गए कृषि कानून और एक खुले दस्तावेज को एडिट करने के लिए एक युवा महिला कार्यकर्ता को जेल में डालने का जिक्र है। जिस मुल्क ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, आज क्या हो रहा है? अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।